स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, जब हम ग्लोबली एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो उस टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट पहलू या सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी क्या उभर के आता है कि हमारे पास यह इंफॉर्मेशन हो कि हर इकोसिस्टम पे किस तरह का प्रेशर है, कितना है वो प्रेशर और कैसे उससे जूझा जा सकता है। और शायद इसीलिए हम देखते हैं कि हाल ही के दिनों में COP16 टू द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसका जो मीटिंग हो रहा है कैली, कोलंबिया में, वहां पे ग्लोबल इकोसिस्टम्स एटलस का रिलीज होना एक बहुत ही क्रिटिकल क्षण बन के उभरा है जब हम वैश्विक स्तर पे पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस डिस्कशन को शुरू करते हैं। मेरा नाम है भुवन झा, स्टडी IQ की तरफ से। और इस डिस्कशन में सबसे पहले हम समझेंगे कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये क्या होता है, क्या है COP16, कहां हो रहा है ये मीटिंग, और कैसे ये जो एटलस का रिलीज हुआ है, ग्लोबल इकोसिस्टम्स एटलस, कैसे ये एक गेम चेंजर साबित होगा जब हम वैश्विक स्तर पे एनवायरनमेंट या इकोसिस्टम प्रोटेक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। साल है 1992, जगह है रियो डी जेनेरो। यहां पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिटिकल मीटिंग होता है दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। यहां पे काफी सारे गोल्स को अडॉप्ट किया जाता है कि हमें ये सारे टारगेट्स को अचीव करना है इन द सर्टेन सेट ऑफ ईयर्स। और उसमें हम देखते हैं कि हमारे एजेंडा 21, रियो डिक्लेरेशन, फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जिसे कह रहे हैं CBD, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, कैसे क्लाइमेट चेंज के साथ उभरना है उसको लेके भी एक डिक्लेरेशन होता है। और उसके बाद डेजर्टिफिकेशन लेके भी एक पर्टिकुलर अग्रीमेंट लिया जाता है। तो हम देखते हैं कि इनमें से जो CBD है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये बेसिकली हमारे एनिमल, प्लांट, जेनेटिक, स्पीशीज या इकोसिस्टम डाइवर्सिटी के प्रोटेक्शन के लिए डिजाइंड है। एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी जिसका पूरा का पूरा एम है थ्रीफोल्ड। क्या है उसके एम्स? सबसे पहला, द कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में हम किन किन को काउंट करते हैं? इसमें हम काउंट करते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम का डाइवर्सिटी और जेनेटिक डाइवर्सिटी। दूसरा है द सस्टेनेबल यूज ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी कि ये जो तीनों मैंने आपको बतलाए, इनको हमें ओवर एक्सट्रैक्शन नहीं करना है, सस्टेनेबली यूज करना है। और तीसरा हम देखते हैं द फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। जेनेटिक रिसोर्सेज ऐसा समझिए कि आपके सीड्स, आपके पॉलेंस, जर्म प्लाज्म, एनिमल्स के जो प्लाज्म है, वो सारा जो बेसिकली हमारे फ्यूचर में हमें हेल्प करेगा टू डेवलप, से अगर हम कहें पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी हमें डेवलप करना है, तो उन सब में इन सब का उपयोग होता है। और ये जो तीसरा पॉइंट है कि द फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग, फेयर का मतलब क्या हुआ कि आप सबके साथ निष्पक्ष तरीके से शेयर करेंगे, और इक्विटेबल मतलब कि जहां तक पॉसिबल हो सबको इक्वली हम देने की कोशिश करेंगे इसके बेनिफिट्स। तो ये जो तीनों गोल्स डिजाइन किए गए हैं, ये इसीलिए डिजाइन किए गए हैं ताकि बायोडाइवर्सिटी से जो भी बेनिफिट्स हम अराइज कर रहे हैं, जो भी ले रहे हैं हम बेनिफिट्स, उनको हम सस्टेनेबली यूज करें और बिना किसी पक्षपात के ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के बीच इसका उपयोग हो सके। इसमें हम देखते हैं कि इंडिया भी काफी अहम भूमिका निभाता है। साल 2002 में भारत सरकार बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट इसे अडॉप्ट करता है और इसके अंतर्गत एक 3 टायर्ड स्ट्रक्चर का विमोचन किया जाता है। भारत में क्या होता है, हमारे नेशनल लेवल पे वी हैव द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी जिसे प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं। स्टेट लेवल पे आपके स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स होते हैं जिसे वहां के चीफ मिनिस्टर चेयर करते हैं। और लोकल लेवल पे हमारा बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी होता है, BMC। तो इस पूरा कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का एम क्या है कि आप एक जस्ट मैकेनिज्म, फेयर मैकेनिज्म के साथ आगे बढ़ें और हमारे बायोडाइवर्सिटी को सस्टेनेबली यूज करें और उसके बाद उसका जो बेनिफिट्स है उसको सबके साथ शेयर कर सके। तो जब हमने यह समझ लिया कि CBD क्या है,
तो उसके बाद जो आखिरी कॉप होता है, कॉप क्या है? इसका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, हर 2 साल में इसका एक मीटिंग होता है। तो कॉप 15 जो आखिरी इसका मीटिंग हुआ था, इसको हम कहते हैं द कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। कुनमिंग मॉन्ट्रियल क्यों? क्योंकि उस समय कोरोना वायरस का टाइम था, चाइना के अपने कोरोना वायरस के रेस्ट्रिक्शंस थे, तो चाइना में मीटिंग नहीं हो सकता था। मॉन्ट्रियल इसीलिए क्योंकि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का जो हेडक्वार्टर है वो मॉन्ट्रियल में है। तो क्योंकि चाइना में मीटिंग नहीं हो सकता था, तो इसीलिए इन दोनों ने मिलकर ये मीटिंग किया और वहां पे एक काफी इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया। दोस्तों, अगर आप वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर का लिविंग प्लैनेट इंडेक्स जो उनका रिपोर्ट आता है उसके बारे में अगर आपने पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि 1970 के दशक से जो रेट ऑफ एक्सटिंक्शन है हमारे प्लांट्स, एनिमल्स या बायोडाइवर्सिटी इन जनरल का, वो काफी हाई हो चुका है। और इसीलिए वैश्विक स्तर पे ये एक अब सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आप बायोडाइवर्सिटी के प्रोटेक्शन, उसके कंजर्वेशन, उसके प्रेजर्वेशन के लिए स्टेप्स लें। और इसीलिए कुनमिंग मॉन्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को अडॉप्ट किया जाता है। अब ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स कि चलिए 1992 में सीबीडी था, 2022 तक जब ये मीटिंग जो कॉप 15 हुआ है 2022 में हुआ था, तो ऐसा नहीं है कि ये 20 सालों तक इन्होंने कुछ नहीं किया। इनफैक्ट हम देखते हैं 2010 से लेकर 2020 तक आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स भी सेट किए गए थे। ये बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन को लेके एक वैश्विक स्तर पे टारगेट्स थे जो हम फुलफिल नहीं कर पाए। तो इसीलिए ये जो पोस्ट आईची आया है, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क कुनमिंग मॉन्ट्रियल कॉन्फ्रेंस का, ये काफी इंपॉर्टेंट बनता है। और इसमें हम देखते हैं कि वैश्विक स्तर पे 4 मेजर गोल्स डिफाइन किए गए हैं। और वो गोल्स क्या है फ्रेंड्स? जो एग्जैक्टली सीबीडी के जो गोल्स हैं उन्हीं को बस पैराफ्रेज किया गया है। तो आप देखते हैं यहां पे हॉल्टिंग ह्यूमन इंड्यूस्ड एक्सटिंक्शन ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज, हमारे जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, फॉर एग्जांपल हम भारत में देखते हैं वेस्टर्न घाट्स हो, अंडमान निकोबार हो या नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज हो, वहां पे हमारे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हम उन्हें मानते हैं। हॉटस्पॉट्स यानी कि वो एरिया जहां पे बहुत सारे स्पीशीज मिलते हैं। हमारे एंडेमिक स्पीशीज मिलेंगे यानी कि वो स्पीशीज हमारे ही एरियाज में मिलते हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए ये पूरा टारगेट्स डिफाइन किया गया है। सिमिलरली रिड्यूसिंग द रेट ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ ऑल स्पीशीज बाय 2050, जैसा मैंने आपको बताया WWF उसका जो लिविंग प्लैनेट इंडेक्स है उसके अंतर्गत जो रेट ऑफ एक्सटिंक्शन क्योंकि बहुत हाई हो गया है, हमारे एनिमल्स दिन ब दिन लुप्त होते जा रहे हैं, उसको भी अब प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए स्टेप्स लिए जाए। सिमिलरली आप देखते हैं सस्टेनेबल यूज हो बायोडाइवर्सिटी का, फेयर शेयरिंग हो। आप जानते हैं फेयर शेयरिंग का अर्थ क्या हुआ? कि ये जो फेयर शेयरिंग है ये ग्लोबल नॉर्थ जो रिच कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज हैं और जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, सबको साथ में अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए कि आप इसके बेनिफिट का उपयोग कर सके। तो ये जो 4 टारगेट्स दिए गए थे ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क का, जिनमें चौथा वही कहता है कि आप अपने पुअर कंट्रीज को, ग्लोबल साउथ को वो हर अपॉर्चुनिटी देंगे कि वो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के जो गोल्स हैं, जो हमारा कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के अंदर कवर किया जाता है। उसके बाद 23 और स्पेसिफिक गोल्स भी दिए गए और ये 23 गोल्स एक तरीके से आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स के साथ काफी क्लोजली अलाइन होते हैं जब हम SDG 14 और 15 की बात करते हैं, लाइफ ऑन लैंड एंड लाइफ ऑन ओशंस। पर मोर इंपॉर्टेंटली दोस्तों, यहां पे एक टारगेट 30/30 के बारे में भी बात की जाती है। क्या है टारगेट 30/30? कि वैश्विक स्तर पे 30% ऑफ लैंड एंड 30% ऑफ ओशन इकोसिस्टम्स, इनको हम प्रोटेक्टेड स्टेटस देंगे बाय द ईयर 2030। इसीलिए आप देखेंगे दोस्तों कि लास्ट ईयर हाई सीज ट्रीटी को अडॉप्ट किया गया था, जिसको हाल ही में इंडिया ने रेटिफाई किया है। वो हाई सीज ट्रीटी क्या है? कि हमारे ओपन ओशंस में अब हम मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज डिफाइन करें ताकि हमारे ओशंस को अब हम प्रोटेक्ट कर सके। यानी कि बड़ा क्लोजली अलाइंड है हमारा कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या फिर ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क अंडर कुनमिंग मॉन्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। तो जब हमने ये समझ लिया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि हमारा ग्लोबल इकोसिस्टम एटलस क्यों इंपॉर्टेंट है। अब जब हमने टारगेट डिफाइन कर लिया है कि 2030 तक 30% ऑफ लैंड और 30% ऑफ ओशन इकोसिस्टम्स को हमें प्रोटेक्टेड स्टेटस देना है, तो अब हमें पता होना चाहिए कि ग्लोबली हमारा कौन सा इकोसिस्टम ज्यादा थ्रेटेंड है, कौन सा इकोसिस्टम थोड़ा कम थ्रेटेंड है।
और ये इंफॉर्मेशन हम और आपको सिर्फ रेलेवेंस का नहीं है, ये काफी लोगों के लिए, काफी स्टेक होल्डर्स के लिए रेलेवेंस है इसका। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं इससे ना सिर्फ सरकार पर व्यवसाय, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और लोकल कम्युनिटीज, ये सारे के सारे इससे बेनिफिट होंगे। आखिरकार कैसे? इस एटलस का क्यों इतना रेलेवेंस है? जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि एक काफी महत्वपूर्ण क्षण है ये जब हम ग्लोबली एनवायरमेंट या इकोसिस्टम प्रोटेक्शन की बात करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं कि ये एटलस इंपॉर्टेंट क्यों है। Over 55% of the world's ecosystems have not been fully understood. सर्वे की कमी है। जब तक सर्वे नहीं होगा, जब तक इकोसिस्टम्स के प्रॉब्लम्स को हम पहचानेंगे नहीं, उसको हम एड्रेस कैसे करेंगे फ्रेंड्स? और इसीलिए इस एटलस का विमोचन होना, इस एटलस का रिलीज होना काफी इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली हम देखते हैं कि ये एटलस डेवलप करने में ग्रुप ऑन अर्थ ऑब्जर्वेशंस GEO, इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। ये GEO जो है, ये एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ गवर्नमेंट्स एंड इंस्टीट्यूशंस। ओके, थर्ड जो हम देखते हैं कि ये एटलस इट इज अलाइंड विद द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ग्लोबल इकोसिस्टम टाइपोलॉजी, IUCN, जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ के रखे हैं कि IUCN का रेड लिस्ट होता है, चाहे वो स्पीशीज के बारे में हो, ग्रीन लिस्ट होता है, रेड लिस्ट ऑन इकोसिस्टम भी होता है। तो जो रेड लिस्ट ऑन इकोसिस्टम है IUCN का, उसके साथ काफी अच्छा तालमेल है इसका। वहां से काफी सारा इंफॉर्मेशन बोरो करके इस एटलस में रखा गया है। सिमिलरली हम देखते हैं कि एक बेनिफिट क्या है कि जो कंट्रीज का टारगेट है अंडर द कुनमिंग मॉन्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, तो जो कंट्रीज का टारगेट है उसके लिए रियल टाइम मॉनिटरिंग इस ग्लोबल इकोसिस्टम्स एटलस के थ्रू प्रोवाइडेड है। और देखते हैं हम कि हमारे कंपनीज के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। फॉर एग्जांपल, कोई कंपनी आज के टाइम किसी कंट्री में अपना पैसा लगाना चाहती है इन सस्टेनेबल इनिशिएटिव्स। अब इस एटलस के थ्रू इससे पता है कि हमारे हाई प्रायोरिटी एरियाज कौन से हैं, लो प्रायोरिटीज एरियाज कौन से हैं, मेरे पैसे का क्या वहां पे यूज होगा, वो हर कंपनी को अब पता रहेगा। सिमिलरली आप देखते हैं कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी अब वो इंफॉर्मेशन मिलता है कि वो सस्टेनेबिलिटी गोल्स के साथ अपने टारगेट्स को अलाइन कर सकते हैं, तालमेल अब ज्यादा बेहतर होगी। और लोकल लेवल पे अगर कम्युनिटीज की हम बात करें तो अब उन्हें पता है कि अगर उस कम्युनिटी में ज्यादा वो थ्रेटेंड है, उन्हें पता नहीं था, तो अब इस ग्लोबल इकोसिस्टम्स के एटलस के थ्रू ज्यादा अवेयरनेस आएगा, जिसे हमने लिखा है कि लोकल एंड इंडिजिनस कम्युनिटीज कैन एक्सेस इंफॉर्मेशन टू रेस्टोर देयर इकोसिस्टम्स। क्योंकि आखिरकार बायोडाइवर्सिटी का सबसे पहला यूज हमारे लोकल और इंडिजिनस यानी कि ट्राइबल कम्युनिटीज करते हैं। उनका लाइफ सीधा सीधा निर्भर है उस बायोडाइवर्सिटी के साथ, यानी कि उस बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन उतना ही रेलेवेंट, उतना ही इंपॉर्टेंट, उतना ही क्रिटिकल बन जाता है हमारे लोकल और इंडिजिनस कम्युनिटीज के लिए। और इसीलिए दोस्तों, इस ग्लोबल इकोसिस्टम्स एटलस का रिलीज होना, COP16 टू द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD एट कैली कैलिफोर्निया, कोलंबिया, इनफैक्ट ये बनता है एक बहुत ही क्रिटिकल इंफॉर्मेशन किसी भी सिविल सर्विस के एस्पिरेंट के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आप मुझे अब चैट पे बताएंगे कि साल 2024 में इसे कहा जा रहा है ट्रिपल कॉप ईयर। एक कॉप है COP16 जो हो रहा है और टू द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन कैली कोलंबिया। दूसरा होगा COP29 अजरबैजान बाकू में। तो आप हमें चैट में बताएंगे कि इस ट्रिपल कॉप में जो तीसरी टिकड़ी है, ये कॉप कौन सा है? प्लीज लेट मी नो दैट इन द चैट बॉक्स। चलिए फ्रेंड्स, इस डिस्कशन का पूरा PDF मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। इस डिस्कशन का PDF आपके लिए अपलोडेड रहेगा भुवन स्टडी IQ। ये रहा मेरा टेलीग्राम चैनल, आप स्कैन करेंगे तो आप डायरेक्टली वहां पहुंच जाएंगे। कोई डाउट हो डिस्कशन में या इस तरह के और कोई टॉपिक्स पे आप सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, प्लीज डू लेट अस नो। आपका फीडबैक सर आंखों पर। मेरा इंस्टाग्राम ID है भुवन स्टडी IQ के नाम से, या फिर नीचे आप कमेंट बॉक्स में भी बताएंगे, दैट विल रीच अस डेफिनेटली। आगे बढ़ने से पहले यह बतला दूं कि UPSC सिविल सर्विस के स्टूडेंट्स ज्योग्राफी ऑप्शनल बैच जो स्टडी IQ की तरफ से अब 21 तारीख को ही इसके क्लासेस शुरू हुई हैं, आपने ज्यादा मिस नहीं किया है अगर आप ये सोच रहे हैं तो। इसका एडमिशंस अब क्लोज हो जाएगा द 5th of November। और सिविल सर्विस के स्टूडेंट्स ज्योग्राफी ऑप्शनल में जो ये सारा टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो आपके पूरे सिलेबस का पार्ट है जब हम एनवायरमेंटल ज्योग्राफी की बात करते हैं।
और इसीलिए इट इज रिकमेंडेड कि कोई भी सिविल सर्विस स्टूडेंट जो ज्योग्राफी ऑप्शनल लेके बढ़ने के लिए इच्छुक है, जरूर जुड़े स्टडी आईक्यू के ज्योग्राफी ऑप्शनल बैच के साथ। यूज करिए कोड BALIVE और अपने लिए ले जाइए मैक्सिमम डिस्काउंट और सीधा जुड़िए मेरे साथ मेरे क्लासेस में। इस डिस्कशन से रिलेटेड और कोई सवाल आपको अगर हो, फॉर एग्जाम्पल प्रीलिम्स की जब हम बात करते हैं तो क्वेश्चन सॉल्विंग काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है दोस्तों, और इसीलिए स्टडी आईक्यू के जो बुक्स है हमारे वेबसाइट और ऐप पे, उन पे अब 50% डिस्काउंट है। फॉर एग्जाम्पल 3 किताब मैं आपके लिए जरूर रेकमेंड करूंगा। एक है हमारा NCERT सिंप्लीफाइड सीरीज, जो एडवांस लेवल और बेसिक लेवल कॉन्सेप्ट्स के लिए काफी रिकमेंडेड है। दूसरा है हमारा 1000 MCQ सीरीज, जिससे आप क्वेश्चन सॉल्विंग के एबिलिटी को और निखार सकते हैं। और तीसरा है हमारा सिलेक्शन बॉक्स, जिसमें आपको मिलता है 18 कोर किताब ऑफ द डिफरेंट सब्जेक्ट्स ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। सारे किताबों पे 50% से ज्यादा डिस्काउंट पाने के लिए दोस्तों आप यूज करिएगा कोड BALIVE। आई होप ये डिस्कशन आपको अच्छा लगा। प्लीज डू कंसिडर लीविंग अ लाइक एंड अ कमेंट। और स्टडी आईक्यू के वेबसाइट या ऐप से आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, चाहे वो सिविल सर्विस 2025, 2026 या 2027 के बैचेस हो, ऑप्शनल के बैचेस हो, बुक्स हो, टेस्ट सीरीज हो, द मैक्सिमम डिस्काउंट इज प्रोवाइडेड टू यू once you use the code BALIVE. This is Bhuvan Jha saying bye from Study IQ. I will see you in my next presentation very, very soon. Till then, namaskar. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।